हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन इज द की। यू वोंट बी सक्सेसफुल विदाउट इट। यानी कि अगर जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, बाहर से कोई व्यक्ति आके मैं आपको कितना भी मोटिवेशनल कोट्स बता लूँ, ठीक है, कोई व्यक्ति आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, वो सब चीज़ें वेन है, कुछ मतलब उनका पर्पस नहीं है जब तक आप खुद से मोटिवेटेड ना हो, जब तक आपके पास खुद से मोटिवेशन ना हो कि मुझे ये चीज़ करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, एक अगर आपका वाई जो है कि आप क्यों करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप क्यों करना चाहते हैं, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि यही आपको मोटिवेट करता है। जो आपका वाई है ना, अगर ये स्ट्रांग नहीं है, अगर ये आपको मोटिवेट नहीं करता, तो आप उस चीज़ के लिए इतना जी जान से मेहनत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वही एक पूंजी है सफलता की, वही एक कुंजी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें जो फर्स्ट 9 क्वेश्चंस हैं वो तो एसएससी और बैंकिंग दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, उसके बाद के जो 10 क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चंस हैं, वो जो है बैंकिंग बेस्ड पैटर्न पे हैं। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट 9 क्वेश्चंस जो है वो एडिटोरियल बेस्ड है। ठीक है, आर्टिकल का क्वेश्चंस है, तो आर्टिकल तो दोनों में आता है, ठीक है, पैसेज दोनों में आता है, राइट। तो उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी नहीं है या पॉसिबल नहीं है या करना नहीं चाहिए, बिकॉज दोनों एग्जाम्स में आर्टिकल या एडिटोरियल या पैसेज आता ही आता है। ठीक है, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस हैं 11 क्वेश्चंस, वो थोड़े डिफरेंट हैं बिकॉज वो बैंकिंग बेस्ड पैटर्न को लेकर हैं। ठीक है, तो बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखें। स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 साल हुए, 2 साल पहले की बात है। यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। उन्होंने लीडर्स को, दूसरे अलग अलग स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको ये बताया कि जो माओइस्ट है, माओइस्ट क्या है? जैसे आतंकवादी हैं, मतलब एक्सटर्नल कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे देश में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, पर माओइस्ट हैं जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो माओ एक लीडर थे, उनकी मेंटालिटी को मानती हैं, उनकी जो सोच है उसको मानती हैं, उनको बोलते हैं माओइस्ट। इनिशियली ये उनकी सोच को मानते थे, अब जो है, अब ये ऐसा हो गया कि जिनको भी कुछ अलग अपना सरकार से मतभेद है, वो अपने आप को माओइस्ट कहलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो माओ की सोच से रखते हैं ताल्लुक, उनको बोलते हैं माओइस्ट। तो वो लोग जो हैं अलग अलग स्टेट्स में 96 डिस्ट्रिक्ट्स इन 10 स्टेट्स 2010 में थे, और वो रिड्यूस हो गए कितने, टू 41 बाय लेट 2021। ये उन्होंने 2021 का आंकड़ा बताया था। ठीक है, कि इस टाइम तक अब वो सिर्फ 41 स्टेट्स तक या डिस्ट्रिक्ट्स तक सिकुड़ के रह गए हैं। लेकिन जो माओइस्ट इंसर्जेंसी के क्लोज ऑब्जर्वर्स हैं, चाहे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, कोई इतिहासकार हैं, या कुछ लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस टॉपिक पे, तो वो लोग जिन्होंने इसको क्लोजली देखा है, उन्होंने इस चीज़ की वार्निंग दी है कि माओइस्ट ठीक है डिक्लाइन हुए हैं, बट साउथ बस्तर, आंध्रा ओडिशा बॉर्डर, या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट झारखंड के, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो लोग स्टिल एक्टिव हैं। ठीक है, और साउथ बस्तर कहा जाता है कि उनका गढ़ है और वहाँ पे उनका जो होल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, द किलिंग ऑन वेनेसडे ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम ऑफ छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीम जो है पुलिस की, ठीक है, वो एक एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन कर आ रहे थे, यानी कि कहीं पे इंसर्जेंसी की घटना हुई थी, उसको वो निपट कर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन वो जब वापस आ रहे थे तब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। आईईडी होता है कि एक आपने एक्सप्लोजिव ऐसा तैयार किया जो आपने अपनी मतलब जैसा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है एक्सप्लोजिव बनाने का, उससे हटके, क्योंकि आप लोकल हैं, जैसे लोकल कट्टा बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में पिस्टल नहीं है, बट वो क्या है कि पिस्टल की कॉपी करने की कोशिश करिए, जो भी आपके पास औजार अवेलेबल था उससे। तो आईईडी भी ऐसा ही कुछ तरीका होता है कि बॉम्ब तो है, बट एक्चुअल जो प्रोफेशनल बॉम्ब जो होता है, जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस या फिर अच्छे ग्रुप्स, जो बड़े टेररिस्ट, मतलब अच्छे मतलब इन द सेंस कि जो प्रोक्लेम्ड हैं, ठीक है, ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास फंड्स हैं, उनके जो बॉम्ब्स होते हैं उनकी तरह नहीं होता वो। ठीक है, वो आपने खुद से छोटी मोटी चीज़ें करके, यूज़ करके, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज़ करके आपने वो बनाया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आईईडी बॉम्ब। ठीक है, आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसके बाद गन फायर हुआ।
ठीक है, तो इसने क्या किस तरफ इशारा कर दिया, रिफ्लेक्टिव ऑफ द थ्रेट स्टिल पोज्ड बाय माओइस्ट इन द साउथ बस्तर रीजन, कि साउथ बस्तर रीजन में वहाँ पे अभी भी माओइस्ट का कहर जारी है, वहाँ पे अभी भी माओइस्ट जो है काफ़ी एक्टिव है। द फैक्ट दैट दिस, ये जो 10 पर्सन थे ये रिटर्न कर रहे थे, मैंने बताया काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करके, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक टिप ऑफ मिली थी, टिप ऑफ मतलब उनको टिप मिली थी कि वहाँ पे ऐसी कुछ घटना होने वाली है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाइए, और वहाँ पे वो ऑपरेशन कर कर आ रहे थे, उसके बाद माओइस्ट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो घटना थी पहले जिसके ऊपर वो कार्रवाई करने गए थे वो एक ट्रैप था, और ये इशारा करता है कि हमारी इंटेलिजेंस किस तरीके से फेल हुई है एक पॉसिबल इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। जो माओइस्ट है वो जाने जाते हैं कि अपना जो अटैक है वो मॉनसून सीजन की शुरुआत थी ना, जब मॉनसून की शुरुआत होने वाली होती है तब वो अपने अटैक्स जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे ज़्यादा कर देते हैं, तेज कर देते हैं, ये उनका पैटर्न है, ठीक है। और ये जो किलिंग्स हैं, जो भी ये घटना हुई है, ये सजेस्ट करता है, इशारा करता है कि हम लोगों ने इस अटैक को एंटिसिपेट करने में, यानी कि पहले से जानकारी हासिल करने में हमारी तरफ से चूक हुई है, ओके। इट इज़, अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिम्मेदारी विद प्रेशर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी इन द सेंस कि उनको जल्दी भी एक्शन लेना चाहिए और जिम्मेदारी से एक्शन लेना चाहिए। तो तेज़ और जिम्मेदारी बन जाती है गवर्नमेंट की कि वो इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। सिक्योरिटी में जो भी कमियां थी उनको पता लगा, आइडेंटिफाई करे, उनको प्लग करे, ठीक है। और फिर जो भी माओइस्ट केडर, यानी कि माओइस्ट के भी अलग अलग ग्रुप हैं, अब टेररिस्ट बोला जाता है, ठीक है, लेकिन उनके आगे कितने सारे ग्रुप हैं, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, XYZ, तो वो सब टेररिस्ट ही हैं। वैसे ही माओइस्ट ग्रुप्स हैं, माओइस्ट तो उनको सबको बोल दिया जो सरकार के विरोधी हैं या जो अपना अलग ओपिनियन रखते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये कौन से माओइस्ट ग्रुप की जिम्मेदारी है, कौन से माओइस्ट ग्रुप ने ये एक्टिविटी की है, उन रिस्पॉन्सिबल लोगों को पकड़ा जाए, ठीक है। पहले तो फाइंड आउट किया जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, फिर उनको पकड़ के जो बेचारे हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए एक जस्टिस फाइल किया जाए, ठीक है, उनके लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ी जाए। बट इट इज़ अ टास्क, ये ऐसा टास्क है जो बोलने में तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में इसको करना, परफॉर्म करना बहुत टफ रास्ता है, ठीक है, इतना इजी नहीं है। और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पे उनका जो वो लास्ट इलाका है जहाँ पे उनका इतना स्ट्रांग होल्ड है। और जाहिर सी बात है, जो आपके सपोज करो कि आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपके पास मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट थे, ठीक है, अब एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो गया, रीजनिंग हट गया, अब आपका लास्ट स्ट्रांग होल्ड क्या बच गया, मैथ्स। तो आप यही चाहेंगे कि उसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, बाकी में आप पास हो जाएं कम से कम, और उसमें आप इतना स्कोर कर पाएं कि जो है आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं, राइट। तो वो ही है माओइस्ट, ये जो साउथ बस्तर का रीजन है ये उनका स्ट्रांग होल्ड है, लास्ट स्ट्रांग होल्ड है। अब जो माओइस्ट है उनकी भी क्या कमी रही है कि वो एक गोरिल्ला बेस्ड वायलेंट मूवमेंट के अलावा आगे कुछ बढ़ नहीं पाए, ठीक है, और वो सिर्फ रिमोट और इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट टेरेन यूज करते हैं सेंट्रल इंडिया के, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको उनने अपना घर बनाया हुआ है, ठीक है। और जो ये सब जो चीज़ें हैं कि उनकी जो इनकोहेरेंट यानी कि अनरियल या अनरियल जो आइडियोलॉजी है या आउटडेटेड आइडियोलॉजी है, इसने अब क्या किया है कि अब इसको माओइस्ट ग्रुप्स को बहुत ही कम लोग जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही कम जो लोग हैं इसके अंदर जा रहे हैं। स्पेशली अगर कोई बिल्कुल दरकिनार की गई कम्युनिटी भी है ना कि हाँ जी इनको तो सरकार ने कभी पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, वो भी अब इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा रहे, बिकॉज इनकी अभी भी वही घिसी पिटी आइडियोलॉजी चली हुई है कि सरकार को गिराने के लिए उनके लोगों के ऊपर हमला करो। जबकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग सोचते हैं कि बातचीत करके ज़्यादा बेटर सोल्यूशन निकल आएंगे, ठीक है। डिलीजेंट सिक्योरिटी एक्शंस हैव सर्टेनली कर्ब्ड, अब जो हमने बड़ी कठोरता से बड़े सख्त चीज़ें की, ठीक है, कि इनको कर्ब करने के लिए, इनको रोकने के लिए सिक्योरिटी एक्शंस लिए गए, तो उससे एक चीज़ और साबित हुई कि उनका जो गढ़ थे ना, जो जहाँ पे उनका एकदम पकड़ मजबूत थी, उसके अलावा ये ज़्यादा देश के और स्टेट्स तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए, ठीक है।
तो ये एक हमारा, पर सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि हम इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाने लगें। ठीक है, हमें अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और बड़े रिस्पॉन्सिबल वे में इसके ऊपर एक्शन लेने चाहिए। Yet it is not just the terrain and topography that have acted as obstacle in defeating। अब सिर्फ हमने पढ़ा कि वो लोग बिल्कुल फॉरेस्ट एरियाज़ को या अनएक्सेसिबल फॉरेस्ट एरियाज़ को अपना गढ़ बनाए हुए हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपना गढ़ बनाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि उनको डिफीट करना मुश्किल है। ठीक है, उनको डिफीट कर ना कर पाने के और भी बहुत ज़्यादा कारण है। ठीक है, एलियनेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ ट्राइबल कॉट इन द क्रॉस फायर बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड माओइस्ट हैव फॉलोड द माओइस्ट टू टैप इनटू डिस्कंट। अब क्या हुआ कि देखो, जब दो लोगों के बीच की लड़ाई होती है तो बीच में गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बीच में कोई ना कोई इनोसेंट भी मारा जाता है। अब माओइस्ट और अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में हाथापाई हो, मतलब जो भी लड़ाई होगी, ठीक है, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन होगा, उधर से इंसर्जेंसी ऑपरेशन होगा, तो उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ सॉरी कि कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे उनके लोग भी मारे गए। ठीक है, इनोसेंट लोग भी मारे गए। इससे क्या हुआ कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंट कर लिया, सरकार से भी डिस्टेंट कर लिया कि सरकार तो भाई हमारी सुनती नहीं, माओइस्ट से भी। अब इससे माओइस्ट के पास में क्या एक हथियार आ गया कि वो उन लोगों के पास जाके, देखो जी हम तो आपके फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे, आप हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ, हम मिल के सरकार को सबक सिखाएंगे। देखो सरकार का कोई बंदा आया आपकी खबर लेने, हम तो फिर भी आए हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर इमोशनल कंट्रोल करने की कोशिश करी और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अब ये है कि इतने साल हो गए काउंटर इंसर्जेंसी को, अब हमारे जो हार्ड एज्ड स्ट्रैटेजीज हैं कि हम ट्राइबल पीपल और माओइस्ट के बीच में दरार पैदा करें, ठीक है, ये हमारे ही ऊपर जो है काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है। मतलब इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि माओइस्ट को और फायदा हो रहा है। ठीक है, वो और ज़्यादा उनके करीब करीब होते जा रहे हैं या फिर उनसे और ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू ट्राई टू विन द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ साउथ बस्तर। अगर गवर्नमेंट को माओइस्ट को हराना है ना, तो उनको साउथ बस्तर के जो ट्राइबल लोग हैं उनका भरोसा हासिल करना पड़ेगा, उनका सपोर्ट हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो एक श्योरेस्ट तरीका होगा उनको हराने का। ठीक है, एनी मिलिट्री एक्शन दैट इज हास्टली पुट टुगेदर फॉर रेट्रीब्यूशन एंड विच कुड टारगेट इनोसेंट ट्राइबल्स विल ओनली एक्सेसरबेट दिस प्रॉब्लम। कि कोई भी कठोर मिलिट्री अगर हमने एक्शन लिया कि भाई सेना भेज दो वहाँ पे और उनको वो शूट एट साइट या धर पकड़ करो उनकी, ठीक है, इससे क्या होगा, कई ट्राइबल जो हैं वो भी पकड़े जाएंगे। हो सकता है वो भी इनोसेंट हों, उनके घर में वो लोग ज़बरदस्ती रह रहे हों, बट उनको भी आपने हर कड़े हाथों ले लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो टारगेट बन जाएंगी इसका, और फिर हमारे और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। ठीक है, ये सारा था आर्टिकल। वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन आपको शीतल मैम ने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे कर दिया है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। According to passage, which of the following factors contributed to the Maoist attack in South Bastar? साउथ बस्तर में जो माओइस्ट अटैक हुआ उसका मुख्य कारण क्या निकल कर सामने आया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई, हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी या हमारे पास प्रॉपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं थी वो साबित हो गई गलत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन माओइस्ट इन्फ्लुएंस अक्रॉस द कंट्री, कि माओइस्ट का इन्फ्लुएंस पूरे कंट्री भर में बढ़ गया है, जो कि हमने 2021 के भाषण से, अमित शाह जी के भाषण से या उनके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 96 से 41 पे रह गया है। ठीक है, यानी कि वो कम हुआ है, तो बढ़ा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। अ लैक ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, कि सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी कि उनके विरोधी में जो उनके अगेंस्ट में जो इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं काउंटर, वो कम हो रहे हैं। जबकि हमने देखा है कि जो वो टुकड़ी आ रही थी वापस, वो एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को अंजाम देकर आ रही थी। ठीक है, तो ये भी गलत है। अ पॉसिबल इंटेलिजेंस फेलियर, की इंटेलिजेंस फेलियर की पॉसिबिलिटी है, एंड फेलियर टू एंटिसिपेट द अटैक, और हमने अटैक का असल मकसद नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, कि जो फर्स्ट अटैक हुआ उसका असल मकसद नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
What is the primary reason for Maoists' inability to expand beyond their violent guerrilla-based movement? कि वो क्यों नहीं बढ़ पाए अपनी वायलेंट गुरिल्ला बेस्ड मूवमेंट्स के आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि उनके जो तरीका था, जो सोच है वो आउटडेटेड है, ठीक है, इनकोहेरेंट है, आउटडेटेड है, ठीक है, वो उसी आइडियोलॉजी के साथ अभी भी चले हुए हैं. अगर सपोज करो कि आप आज 21st सेंचुरी में कदम रख रहे हैं, लेकिन आप अभी भी अगर उसी आइडियोलॉजी के साथ चले होंगे कि हमारे घर की बहुएं या बेटियां काम नहीं करेंगी, ठीक है, तो वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन और मॉडर्न सोसाइटी से आपको अलग थलग बना देगा, राइट? तो वही चीज़ उनके साथ हुई कि वो आगे नहीं बढ़ पाए. द डिफ़िकल्ट टेरेन एंड टोपोग्राफी ऑफ द रीजन की जो जिस एरिया में वो लोग छुपे होते हैं वो बड़ा डिफ़िकल्ट है एक्सेस करना, ठीक है, उसकी टोपोग्राफी बड़ी डिफ़िकल्ट है पार करने के लिए. तो ये एक कारण है, पर ये कारण नहीं है कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, ठीक है, क्योंकि उनको तो हर जंगल के नूक एंड कॉर्नर का पता है कि इस जंगल में अब यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं. बट वो तो हमारे फोर्सेस के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि हम उनसे कैसे डील करें, ठीक है. इनकोहेरेंट एंड आउटडेटेड आइडियोलॉजी की उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी ही इनकोहेरेंट है, यानी कि अनरियलिस्टिक है या अनएक्सेप्टेबल है और आउटडेटेड है, ठीक है, यानी कि पुरानी हो चुकी है विचार उनकी, ठीक है. और ये बिल्कुल सही है. अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ उनको सपोर्ट नहीं करे, जबकि उनके लिए ईजी हो जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का सपोर्ट हासिल करना, ठीक है. इफेक्टिव सिक्योरिटी एक्शंस बाय इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योरिटी एक्शंस बड़े कारगर साबित हुए. तो हमने देखा है कि बहुत कई जगहों पे फेल भी बहुत बुरी तरीके से हुए हैं. एलियनेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ड्यू टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड माओइस्ट की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अपने आप को इससे अलग थलग कर लिया है कि नहीं, हमें ना सरकार की मदद चाहिए ना हमें माओइस्ट की मदद चाहिए. तो ये एक फैक्टर है, बट स्टिल इसमें माओइस्ट जो है टैप इन कर ले रहे हैं, ठीक है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which of the following statement is incorrect about Maoist insurgency in India? The influence of Maoists had reduced significantly by late 2021. ये सही है कि वो reduce हुआ है. The Maoists are still active in South Bastar and Andhra, Odisha region and some districts of Jharkhand. ये भी सही है statement. The government's strategy of creating wedges among the tribal population has been successful in defeating Maoists. ये गलत है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी थी कि उनको वेज करने की, वो क्या हो रही है, हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ रही हैं, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. Winning the support and confidence of tribal people of South Bastar is crucial in defeating Maoist movement. ये भी सही है. So option C is correct. What is the tone of passage? अब पैसेज की टोन कैसी है? देखो भाई, सिंपथी दे रहे हैं हम किसी को, मानते हैं कि एक हादसा हुआ पर उन्हें सिंपथी नहीं दी. उन्होंने क्या किया, पहले का क्या था माओइस्ट की एक्टिविटी लेवल और कितना वो फैले हुए थे, और अब उनका क्या है एक्टिविटी लेवल और कहाँ कहाँ रीजन तक वो फैले हुए हैं, सरकार का क्या क्या काउंटर अटैक रहा, कहाँ सरकार की कमी रही, ठीक है, माओइस्ट का कहाँ कहाँ अटैक रहा, कहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी फेल हुई. तो उन्होंने पूरा इसको एनालाइज किया है, दोनों पार्टीज़ के वीक और पॉजिटिव पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, ठीक है, और कैसे हम उनको कर्ब कर सकते हैं माओइस्ट को, उसके लिए उन्होंने कुछ तरीके सजेस्ट करें. तो क्या ये सिंपैथेटिक था? सिंपैथेटिक बिल्कुल नहीं था, ऑप्टिमिस्टिक था. उनने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं दिखाई, उनने काफ़ी ज़्यादा आशा भी नहीं दिखाई इससे कि हम ऐसा कर लेंगे तो हाँ जी ऐसा हो जाएगा. उन्होंने बोला हो सकता है, बट हमें भी अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है. एनालिटिकल था? जी बिल्कुल एनालिटिकल था. नॉस्टैल्जिक? नॉस्टैल्जिक मतलब कि आप पुरानी चीज़ों को याद करके ना थोड़े इमोशनल, थोड़े भावुक हो रहे हैं. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि पुरानी बातों को याद करके राइटर भावुक हो रहे हो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which idiom best describes the difficulty of the task mentioned in the editorial? कि editorial में जो task की difficulty है उसको कैसे, कौन सा idiom mention कर रहा है? A walk in the park, easier said than done. ये हमने पढ़ा है कि ये जो टास्क है ये जितना बोलना आसान है उतना करना मुश्किल है, ठीक है. अ पीस ऑफ केक मतलब बड़ा इजी है. वॉक इन द पार्क मतलब बड़ा इजी है. एंड एज इजी एज पाए बड़ा इजी है. तो इजी नहीं है, टफ है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम फॉर इनकोहेरेंट? इनकोहेरेंट मतलब होता है काफ़ी कन्फ्यूज्ड, काफ़ी अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर है, कन्फ्यूज्ड है, ओके. तो यहाँ पे देखते हैं
क्लियर मतलब आपको बिल्कुल साफ है कि आप क्या करना चाहते हैं। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब कि क्लियर होना, अगर आपने लॉजिक आपको किसी चीज़ का पता है तो आप मतलब क्लियर हैं उसके बारे में। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड मतलब इनकोहरेंट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी आपके अंदर कला है कि आप बड़ा ही शब्दों के साथ अच्छा खेलते हैं बोलने के लिए, आप वाक्य कला में बड़े प्रखर हैं, ठीक है, तो वो होता है आर्टिकुलेट। लेकिन यहाँ पे आर्टिकुलेशन का भी कोई मतलब नहीं है। कंफ्यूज्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एलियनेशन, एलियनेशन मतलब खुद को उनसे अलग थलग महसूस करना, ठीक है, यानी कि एस्ट्रेंजमेंट। एलियनेशन मतलब एस्ट्रेंजमेंट, ओके। इंक्लूजन मतलब उसको खुद को इंक्लूडेड महसूस करना। आइसोलेटेड मतलब अलग कर देना। सेपरेशन मतलब अलग कर देना। तो ये तीनों तो हो गए जी सिनोनिम एलियनेशन के। इंक्लूजन क्या हो गया? एंटोनिम, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेसरबेट मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, बहुत ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड हो जाना, ठीक है, स्थिति बड़ी ज़्यादा खराब हो जाना। वर्सन स्थिति खराब। इंटेंसिफाई मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर। मैग्नीफाई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा तीव्र। इम्प्रूव मतलब अच्छी पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ना, ठीक है, सही, पहले से बेहतर होना। तो ये सारे तो हो गए सिनोनिम, ऑप्शन सी इम्प्रूव हो गया एंटोनिम। 5 statements are given below which are jumbled in any random order. These statements will form a coherent and meaningful paragraph when arranged in correct sequence. Arrange the sentences in right order and answer the questions that follow. Only the 6th statement U which has been emboldened is in its correct place. यानी कि सिर्फ एक U स्टेटमेंट है जो एकदम करेक्ट, यही लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स हमें अरेंज करनी है। To explain Chitrahar to the current generation, it was a fixed playlist of 6 film songs played for 20 minutes. याद है चित्रहार किसी को? सुबह सुबह लग जाता था चित्रहार, चित्रहार रात को आता था, रंगोली सुबह आती थी। चित्रहार सुबह सुबह आता था, उसमें कुछ गाने बजाए जाते थे, ठीक है, उस टाइम के फेमस या अच्छे पुराने उस ज़माने के फेमस कुछ गाने बजाए जाते थे। तो अगर किसी को आज के जनरेशन को हमें ये जो जेन जी और दूसरी जो मिनरलिस्ट जो है, इनको अगर हमें चित्रहार एक्सप्लेन करना तो कैसे करेंगे? आप ऐसा समझ लो कि एक प्लेलिस्ट थी फिल्म जिसमें फिल्म सॉन्ग्स प्ले करते थे, 6 गाने होते थे और 20 मिनट का ये प्रोग्राम होता था, ठीक है, ये उनको एक्सप्लेन करने का तरीका है। इंडिया हैज़ ओनली 1 ब्लैक एंड वाइट गवर्नमेंट कंट्रोल टीवी चैनल विच टेलीकास्ट गवर्नमेंट स्कीम्स। इंडिया के पास उस टाइम पे सिर्फ एक ही ब्लैक एंड वाइट गवर्नमेंट कंट्रोल टीवी चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, ठीक है, जो कि क्या टेलीकास्ट करता था? गवर्नमेंट की स्कीम्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स, ऑब्सक्योर फोक म्यूजिक, उसमें होता है ना लोक गीत का कार्यक्रम इतने बजे से, उसमें कुछ लोकल म्यूजिकल कुछ प्रोग्राम्स भी हुआ करते थे, ठीक है, तो ये चीज़ें वो ब्रॉडकास्ट करता था। रिवाइंड टू 1980s, अगर हम 1980s की बात करें, वापस उसमें जाएं, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इंडिया हैज़ ओनली, उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल था, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। देयर आर ओनली 2 एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स पर वीक, तो उस चैनल पे 2 ही एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते थे पर वीक। 1 ऑफ देम इज चित्रहार, उनमें से एक क्या था? चित्रहार, ठीक है। और अगर चित्रहार किसी को एक्सप्लेन करना हो तो वो होता है 6 गानों की फिक्स प्लेलिस्ट, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट बनता है R Q S T P U, ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट बनता है। लास्ट स्टेटमेंट है सेकेंड इज मूवी ऑन संडे इवनिंग, कि संडे इवनिंग को एक मूवी आया करती थी, ठीक है, दूसरा प्रोग्राम ये था। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आफ्टर अ रीअरेंजमेंट। सेकेंड सेंटेंस कौन सा होगा? आर के बाद क्यू, क्यू हमारा सेकेंड सेंटेंस होगा। क्यू कहाँ है? ऑप्शन बी पे क्यू है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, 9th का बी। अब ठीक है, गिवन बिलो इज अ पैसेज विद 5 ब्लैंक्स A to D, ठीक है। अब फ्रेज रिटन इन ब्रैकेट्स इज गिवन अगेंस्ट ईच ब्लैंक, हर एक ब्लैंक के साथ में एक फ्रेज दिया है। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच कैन रिप्लेस द फ्रेज मोस्ट अप्रोप्रिएटली। इफ नन ऑफ द ऑप्शंस आर फिट फॉर रिप्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू यू, देन सिलेक्ट नन ऑफ दीज एज योर आंसर।
ओके, समझ में आ गया कि ये फ्रेजेस दिए हैं, इनसे आगे ऑप्शन दिए हुए हैं चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर तो इनमें से कोई ऑप्शन चेंज करने के लिए है अवेलेबल वहाँ पे तो आप कर दो, अगर नहीं है तो नन ऑफ दी अबव सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फॉर द स्टेट देयर कैन बी नो रेस्ट, सरकार के लिए, स्टेट के लिए कोई भी रेस्ट के पल नहीं है, ठीक है। उनको बल्कि अलर्टनेस शुड बी कांस्टेंट, यानी कि उनको एकदम जागरूक रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। एंड द एफर्ट शुड बी टू एड्रेस इश्यूज रिलेटिंग टू द पब्लिक्स वेलफेयर कंटिन्यूसली, और उनके ज़्यादातर एफर्ट होने चाहिए कि पब्लिक वेलफेयर को रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हों, जो भी इश्यूज हों, जो भी परेशानियां हों, उनको लगातार वो रिजॉल्व करते रहें, ठीक है। अ क्लासिक डैश एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज द, अब इस प्रिंसिपल की जो क्लासिक एक्सप्लेनेशन होगी इज द सेंटर्स अनाउंसमेंट प्रोवाइडिंग फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर ऑल ड्रग्स एंड फूड इम्पोर्टेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस लिस्टेड अंडर द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस, ठीक है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एग्जाम्पल इसका बड़ा ही अच्छा जो उदाहरण समझ कर आता है, सामने निकल कर आता है, वो है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सारी दवाइयाँ और फूड जो कि रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए काम आती हैं उनके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अच्छा पहलू है, अच्छा पल है कि हाँ गवर्नमेंट अलर्ट थी, गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही थी लगातार, तो उनने एक फैसला लेकर कर आया, ठीक है। दिस एड्स बेनिफिट्स बियॉन्ड दोज ऑलरेडी डैश इंक्लूड इन द पॉलिसी, ये उन लोगों से भी, जैसे जो लोग ऑलरेडी इस पॉलिसी में आते हैं उनसे बाहर अगर कोई लोग छूट जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी है जो इस लिस्ट में नहीं आती अभी तक, ठीक है, तो उन लोगों को भी फायदा मिल सकता है, ठीक है, उनको भी आगे बेनिफिट मिलेगा। फाइनलाइज जस्ट अंडर अ ईयर अगो, और ये जो लिस्ट थी, पॉलिसी थी, वो बनाई गई थी ओरिजिनली 2017 में और फाइनलाइज सिर्फ 1 साल पहले हुई थी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फिट्स ब्लैंक लेबल्ड ए, अब ए ब्लैंक में हमारे पास आ रहा था अलर्टनेस, ठीक है। अब अलर्टनेस का देखो, रिक्विजिट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, बोलते हैं ना प्री रिक्विजिट फॉर दिस जॉब पोस्ट, यानी कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स है इस जॉब के लिए, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिंग फेंस मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आप होते ना घर के आसपास में रिंग फेंस लगा देते हैं रिंग टाइप में, वो क्या कर रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं। विजिल मतलब होता है कि आप वॉचफुलनेस रख रहे हैं, आप अलर्टनेस रख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, विजिल। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है वीकनिंग, ठीक है, किसी चीज को कमजोर करना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, विजिल जो है वो अवेकनेस या अलर्टनेस का सिनोनिम है, तो ये यहाँ पे चेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी विजिल इज करेक्ट। बी में लिखा हुआ था कि आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए, लगातार एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है। सेंसरिंग मतलब होता है कि किसी चीज को डिसअप्रूव करना, होता है ना, सेंसर बोर्ड लगा उसके ऊपर सेंसर कर देता है, यानी कि डिसअप्रूव कर देता है कि इतना पोर्शन आप हटाओ मूवी से। रिगर मतलब होता है काफी स्ट्रिक्ट या सिवियर, ठीक है। एंडेवियर होता है कि आपके क्या एफर्ट्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, एफर्ट्स सी है ऑप्शन में, तो ऑप्शन एफर्ट्स सी एंडेवियर। हाइप मतलब होता है किसी चीज को बड़ा ही एग्जेजरेट, यानी कि एग्जैजरेट करना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताना या फिर जरूरत से ज्यादा उसको ऊपर भाव देना, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी एंडेवर इज करेक्ट। ब्लैंक सी देखो कहता है कि आपको एक क्लासिक एक्सप्लेनेशन जो है इसका, एक क्लासिक उदाहरण जो है इसका, ठीक है, वो क्या है कि गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी लाई, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को अपने आप
में सुधार लाने की कोई आपकी मंशा है, आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं और फिर उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। मैंने सेल्फ एनालाइज किया कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो मैंने अब उसको सुधारने की कोशिश करी कि मैंने यूट्यूब का अपना टाइम कंजम्पशन जो है लिमिट करने के लिए उस पर एक नोटिफिकेशन डाल दिया, ठीक है, कि हर 15 मिनट बाद वो मुझे बता देगा कि यू टेक अ ब्रेक। ओके, तो मेरा साथ क्या हो गया कि मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बड़े ही क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं, कि एक्सप्लिसिटली इसी चीज़ के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। एन्यूमरेशन, कुछ चीज़ की कैलकुलेशन, ठीक है, काउंटिंग, टैलिंग। एक्सपोजिशन मतलब एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो एक रीसेंट, जो लेटेस्ट या फिर एकदम सटीक जो एक्सपोजिशन है वो क्या है कि सरकार ने इस तरीके की पॉलिसी लाई। ऑप्शन डी में आता है इंक्लूड, किसी चीज़ को शामिल करना, ठीक है। तो अब देखते हैं। नेगोशिएट मतलब मोल भाव करना, जोड़ तोड़ करवाना। कंटेम्पलेटेड मतलब होता है कि किसी चीज़ को आपने क्या किया, कंसिडर करा, पॉन्डर करा। इनकॉर्पोरेटेड मतलब होता है कि किसी चीज़ को आपने इंक्लूड करा, ठीक है, कि ये नियम जो है ये अब इनकॉर्पोरेट किया जाएगा पहले से लागू नियमों में। ओके, तो इनकॉर्पोरेट करा। इमिटेट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की नकल कर रहे हैं, किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इनकॉर्पोरेटेड इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक लाइन दी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स जो हैं हाईलाइट किए हुए हैं, राइट, देखो B, C, D। अब यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड या तो फिर इंटरचेंज होगा, जैसे मान लो A की जगह पे D आएगा या B की जगह पे D आएगा या C की जगह पे A आएगा, ऐसे कुछ इंटरचेंज होगा। हमें वही पता लगाना है कि किस जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। अगर सारे वर्ड्स अपनी जगह पे सही है तो ऑप्शन E, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। ओके, तो देखते हैं। द रिलीज ऑफ NPRD वॉज accomplished by an unequivocal emphasis on the precious magnitude of the situation। अब किसी स्थिति का मैग्नीट्यूड अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड उसका यही होगा, प्रेशियस तो नहीं होगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोलोसल मतलब होता है कि आप क्या बहुत ही गंभीर या बहुत ही बड़ा कुछ उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ऑन द ग्रेट या फिर वास्ट या एक्सट्रीमली लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। यानी कि कुछ NPRD जो रिलीज हुआ उसके साथ में बहुत सारे लोगों ने मतलब कुछ उसमें डाउट नहीं रह गया और उसका ज़्यादा फोकस इसके ऊपर रहा, उसका पूरा का पूरा मुख्य तौर पर फोकस इस स्थिति के ऊपर रहा, ठीक है, कि गंभीरता के ऊपर रहा। while simultaneously stipulating that any and all demands made therein could only be feasibly entertained within the narrow confines of the severely limited and colossal रिसोर्सेज। अब यहाँ पे रिसोर्सेज तो हमारी कलोसल नहीं हो सकती, बड़ी रिसोर्सेज नहीं हो सकती, हमारी प्रेशियस रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेशियस रिसोर्सेज, यानी कि जो बड़ी ही कीमती हमारी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस रहा, ठीक है, उनको अच्छे से यूटिलाइज करने के ऊपर। सो बी की जगह पे आएगा डी, बी की जगह पे डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द एब्सेंस of appropriately established arrangements for the provision of superior grade infrastructure and faculty, the act of establishing them would constitute a futile exercise devoid of practical significance। अब देखो, एब्सेंस मतलब होता है किसी चीज़ की ना होने पर, ठीक है। अप्रोप्रिएटली मतलब कि एकदम जायज़, ठीक है, या फिर एकदम जो उसके लिए स्वाभाविक था या सही था। तो अगर कोई चीज़ स्टैब्लिश अरेंजमेंट फॉर प्रोविजन ऑफ सुपीरियर ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी, अगर हमें सुपीरियर ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी चाहिए, उसके लिए अगर हम अप्रोप्रिएटली एक्शंस नहीं ले पाएंगे, अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग देम वुड कॉन्स्टिट्यूट अ फ्यूटिल। तो उनको बनाने का पूरा पर्पस जो है वो इनकेपेबल रह जाएगा, मतलब उसमें कोई, वो बिल्कुल पॉइंटलेस रह जाएगा, ठीक है, पॉइंट नहीं है उसका कोई भी। एंड एक्सरसाइज डिवॉइड मतलब किसी चीज़ की कमी होना ऑफ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि प्रैक्टिकली उस चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने कोई प्लान बनाया,
ठीक है, अगर आप उस प्लान को के ऊपर एक्ट करने के लिए आपके पास पूरा तरीका ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, आप उसके ऊपर एक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस प्लान को बनाने का पर्पस क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो ये सारा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन ई, नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। इन अ डिसेंटियंट ट्विस्ट ऑफ फेट, यानी कि जो भी पॉपुलर हमारी विचारधारा, जो भी हमारा फेट है, उसके अंदर कुछ ट्विस्ट आया है, जो भी हमारी पॉपुलर विचारधारा है उससे अलग होकर, यानी कि उससे कुछ ऑपोजिशन में हमने कुछ सोचने की कोशिश करी है। शी प्रोफर्ड दिस proposition at a symposium dedicated to the purification of India's waterways, कि एक इंडिया के वाटरवेज यानी कि इंडिया की जो पानी की जल स्थल हैं उनको प्योर करने के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कुछ थी, उसमें उन्होंने ये चीज़ के ऊपर क्या किया, प्रोफर यानी कि होल्ड आउट और पुट फॉरवर्ड टू समवन फॉर एक्सेप्टेंस, यानी कि उन्होंने ये विचार सामने रखा ताकि आप लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, अब क्या विचार था वो, कि प्योरिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को साफ करना, क्लीन करना, ओके, ऑफ इंडियाज वाटरवेज, इंडिया के जल स्तरों को साफ करना, प्रोफरिंग टू अ कोहर्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट that the religious dignitaries are vociferously curious। ठीक है, जो ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट्स हैं उनकी विचारधारा है, उनका एक नज़रिया है कि हम इसके लिए ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक जो लोग हैं, वो इससे विचार नहीं रखते, इससे अग्री नहीं करते टू द आइडिया ऑफ डिप्लॉइंग इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया, कि हमें इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया डालना है, उस पर वो अग्री नहीं करते। तो अब देखो यहाँ पे डिसेंटियंट का मतलब तो नहीं आ रहा, यहाँ पे हो सकता है कि एक क्यूरियस ट्विस्ट आया हमारे फेट में, कि हमारा जो अंत है उसमें एक क्यूरियस ट्विस्ट आया कि अब हमें लकड़ियों के साथ नहीं जलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया में जलाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूरियस हो गया। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि हमें चाहिए, हमारे जल स्तर साफ करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, आपको पता है जो भी फिर बचा कुचा रिमेन्स होता है या फिर अस्थियां विसर्जन हम गंगा में जाके करते हैं, बचा कुचा रिमेन्स होता है, वो जिस नदी के किनारे आपने दाह संस्कार किए हैं उसी नदी में चले जाते हैं, राइट। तो उससे क्या हो रहा है कि जलों का पानी गंदा हो रहा है, ऐसा उनका मानना है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का। अब वो उसको साफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, दैट रिलीजियस डिग्निटरीज आर वोसिफेरोसली डिसइंटेंटिएंट, मतलब कि वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो इससे अग्री नहीं करते टू द आइडिया ऑफ डिप्लॉइंग इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया, कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया लगाए जाने के आइडिया से वो अग्री नहीं करते। यानी कि ए की जगह पे क्या आएगा? डी। ठीक है, ए की जगह पे आएगा डी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन द सेंटेंस गिवन बिलो एन idiom is emboldened. From the option, select the word phrase that gives a meaning opposite to that of the idiom in bold. एक idiom bold किया हुआ है, इसका meaning इन options में से अगर कुछ मिलता है तो लिख दो। Despite being under tremendous pressure, हालांकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर थे, सैली मैनेज टू कीप हर हेड हाई अबव वाटर, कि वो फिर भी अपने आप को, अपना सिर जो है उन्होंने पानी से ऊपर ही रखा। आप सपोज करो कि आप किसी के सर के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, पानी के अंदर डुबोने के लिए, बट स्टिल समहाउ उसने अपना सर जो है पानी के ऊपर निकाल कर रखा है। दैट मीन्स उसने फाइटली किया है, स्ट्रांगली फाइट किया है। ठीक है, तो अब ये एक परिस्थिति होगी। दूसरी परिस्थिति क्या हो जाती है कि आप बीच में डूब गए। ठीक है, आप सिर बाहर नहीं निकाल पाए तो आप डूब गए। ठीक है, सिंक और स्विम, ये तो हो गया, या तो डूब जाओ या तैर जाओ, ये स्थिति हो गई। ड्राउनिंग इन डेप्थ, ये इसका ऑपोजिट बन रहा है कि आप या तो कर्ज के तले या फिर उस भार के तले आप डूब के मर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब उसमें इतनी क्षमता नहीं थी तो वो उसके तले डूब के मर गए। ब्रीथ ईजी, मतलब आराम से सांस लेना, धीरे धीरे, शांति रखो, आराम से सांस लो। आप किसी को सांत्वना दे रहे हो कि ब्रीथ ईजी यार, ब्रीथ ईजी, यानी कि यार ठंड रखो, शांति रखो, वील फाइंड समथिंग आउट। स्विम विद द शार्क्स, यानी कि बड़ा ही खतरनाक कोई वाटर टैंक है जिसमें शार्क्स हैं, आपको उनके साथ, यानी कि बड़ी कठिन परिस्थितियों के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी, ड्राउनिंग इन डेप्थ इज करेक्ट। अब दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको आपको किसी ना किसी इस कनेक्टर के जरिए कनेक्ट करना है। ठीक है,
Sarah enjoys playing soccer. Sarah is an excellent goalkeeper. तो Sarah enjoys playing soccer and Sarah is an excellent goalkeeper. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी एंड इज करेक्ट. पेनेशिया. पेनेशिया मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक सोल्यूशन या किसी चीज़ के लिए डिफ़िकल्टी के लिए आपका परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट इलाज वही है. अब चाहे कोई भी बीमारी हो, जैसे हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारा एक ही सोल्यूशन है, मम्मा. मम्मा मिल जाए तो बस सारी बीमारियां, सारी परेशानियां सब दूर हो जाती हैं. 2 मिनट मम्मा को गले लगा लो तो सारा दुख ऐसा लगता है कि बस छूमंतर हो गया, राइट. तो मम्मा क्या है, हमारे हर परेशानी का, हर मर्ज की दवा. ओके. टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ पेनेशिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स, कि हमारी हर परेशानी का हल जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है. सही है ये बात. अभी इसमें पेनेशिया का मतलब क्लियर हो रहा है कि हमारी हर परेशानी का हल जो है, मुक्ति जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है. द ईयर्स पास इन परेड लाइक पेनेशिया इन अ ड्रीम. अब जो साल है वो ऐसे परेड में, मतलब एक के बाद एक के बाद, परेड क्या होती है, एक के बाद एक के बाद एक टुकड़ी आ रही है, वो ऐसे निकलते हैं जैसे कि पेनेशिया हमारे ड्रीम्स में. तो पेनेशिया तो यहाँ पे मर्पस नहीं बनता. यहाँ पे अगर होता पेजेंट, ब्यूटी पेजेंट है कोई, ठीक है, अब उसमें एक के बाद एक के बाद एक मॉडल्स आती जाती हैं, तो हमारे सपनों में ऐसा लगता है कि मॉडल्स कैटवॉक कर रही हैं, ऐसे हमारी उम्र गुजर रही है. ठीक है. हाउएवर, social anthropology can offer no general panacea for our present ills and discontents. जो हमारे आज के हालात हैं, हम जो अलग अलग पड़े हुए हैं, अपने सब फ़ोन में घुसे रहते हैं सारा टाइम, तो उसके लिए सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वही एक जनरल सोल्यूशन नहीं है, जनरल मेडिसिन नहीं है. ठीक है. तो ये भी इसमें पेनेशिया का मतलब क्लियरली डिफाइन हो रहा है. तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है. फर्स्ट और थर्ड जो है ऑप्शन ई में करेक्ट है. ठीक है. द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ द पोटेंशियल टू डैश आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमेना. अब यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना है, बढ़ाना है. ठीक है. हमारी इस फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ोतरी देना है या फिर इम्प्रूव करना है. बट ओनली इफ़ वी टेक द टाइम टू डैश द इम्प्लीकेशंस. लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब हम इतना टाइम निकाल सकें कि हम इसके जो भी परिस्थितियाँ होंगी, इम्प्लीकेशंस होंगे, उनके लिए इम्प्लीकेशंस ऑफ फाइंडिंग एंड डैश अप्रोप्रिएट एक्शंस, कि उनके लिए हम अप्रोप्रिएट एक्शंस पहली बात तो फाइंड आउट करें, फिर दूसरा चीज़ क्या करें, उनको इम्प्लीमेंट करें. ठीक है. जो अभी हमने बात करी कि अगर आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट भी कर लिए लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा तो वो कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, राइट. तो अब ये तीनों हमने पता लगा लिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं. पहला ऑप्शन डिमिनिश, तो हमारी सोच को डिमिनिश तो नहीं करने वाला वो. ठीक है. तो ये तो गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन से. कंफ्यूज कर देगा और उलझा देगा, ये भी गलत है. उलझाना नहीं है बल्कि और क्लियर कर देगा. रेवोल्यूशनाइज, रेवोल्यूशनाइज मतलब ट्रांसफॉर्म, इनोवेट. ठीक है. क्लियर कर देना और ज़्यादा. तो ये सही है. अब सेकंड देख लेते हैं. पॉन्डर. पॉन्डर मतलब होता है रिफ्लेक्ट. ठीक है. यानी कि टाइम, अगर हम उन इम्प्लीमेंट जो भी एक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, ठीक है, पॉन्डर नहीं करेंगे तो, और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के आर्टिकल में बस इतना ही, एडिटोरियल में इतना ही. इस आर्टिकल की पीडीएफ जो है इस पैसेज की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इसके अलावा ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा. ओके. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.